सो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। सो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे हर कोई पूछता है कि ये कैसे करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स है, हज़ारों स्टॉक्स है मार्केट में, तो आप हर किसी को एनालाइज तो नहीं कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक स्टॉक्स पता होने चाहिए जो आपके शॉर्टलिस्ट करे हुए स्टॉक्स चाहिए, जिसको आपको फंडामेंटली एनालाइज करना है, मैनेजमेंट एनालाइज करना है, उसका बिजनेस मॉडल देखना है और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप है फॉर स्टॉक सिलेक्शन। ये मैं पर्सनली करता हूँ, मुझे 5-10 मिनट लगते हैं ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद ही मैं मेरे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ। तो चलो गाइज, आप एंड तक पूरा वीडियो देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता है आखिरी तक। तो चलो गाइज, देखते हैं सीधा टॉपिक। सो द बेसिक थिंग्स आई सी टू शॉर्टलिस्ट माई शेयर्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ मेरे शेयर्स को शॉर्टलिस्ट करते वक्त। जैसे कि पहला टॉपिक है मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है कंपनी का, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, मैं सब कुछ देखता हूँ। ओके, शेयर प्राइस देखता हूँ मैं उस कंपनी का, शेयर प्राइस क्या चल रहा है, कि शेयर प्राइस 2000 चल रहा है, 1000 चल रहा है, 10 रुपये चल रहा है, 5 रुपये चल रहा है, मतलब पेनी स्टॉक है कि अच्छा खासा बढ़िया वाला स्टॉक है। ओके, तो मैं उसकी ईपीएस देखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितना कमा रही है एक शेयर के पीछे, अर्निंग पर शेयर। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ईपीएस का, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था मैंने, अब जाके ज़रूर देख लेना, या ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। तो आगे मैं देखता हूँ डेप्ट यानी कि कर्जा, कंपनी पर कितना कर्जा है, उस कर्जे को मैं कैसे कंपेयर करता हूँ कि ज़्यादा है कम है, ये सारा मैं बताने वाला हूँ आगे टॉपिक में। उसके बाद मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग और प्लेस शेयर देखता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग्स होती है, कंपनी में कौन कौन माल पकड़ के बैठा है, कितने का प्लेज किए हुए शेयर्स, ये सब कुछ देखता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक पी कंपैरिजन देखता हूँ, इंडस्ट्री के साथ में कंपनी का पी कंपेयर करता हूँ। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं स्टॉकेज ऐप से देख रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस ऐप की, बहुत ही ईजी है। एक ही पेज पे मुझे 3 टॉपिक मिल गए, मार्केट कैप, ईपीएस और पीई का। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट कैप देखता हूँ मैं कंपनी का, तो मुझे यहाँ पे मार्केट कैप दिख रहा है कंपनी का ऑलमोस्ट 5000 या 5600 करोड़। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी अच्छी खासी है। कंपनी कोई बहुत ही माइक्रो कैप या स्मॉल कैप नहीं है, कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। ओके, तो 5000 करोड़ की कंपनी है, उसमें ईपीएस 50 रुपीज़ का है। ओके, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी 50 रुपये कमा रही है। तो मेरे 2 टॉपिक तो यही कवर हो गए, मार्केट कैप और ईपीएस देख लिया मैंने। ओके, ईपीएस निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर ईपीएस निगेटिव होगा तो कंपनी लॉस बना रही है। ईपीएस पॉजिटिव ही होना चाहिए किसी भी कंपनी का, अगर आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो। ओके, और फिर थर्ड टॉपिक देखेंगे हम पी कंपेरिजन। तो मैं कंपनी का पी कंपेयर करता हूँ। कंपनी का पी ही अभी प्राइस टू अर्निंग रेशो मेरा आ रहा है 35.44 का, वेयर इंडस्ट्री का पी कितना आ रहा है, मतलब एवरेज में इंडस्ट्री 45 के पी पे चल रही है। ओके, तो ये एक एवरेज होता है पूरे इंडस्ट्री का। ये आपको हेल्प करता है कि इंडस्ट्री के साथ कंपनी कैसे चल रही है, कैसे बढ़ रही है, इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी महंगी है, सस्ती है, तो यह हम सबको ये बताता है इंडस्ट्री पी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी सस्ती है। ओके, तो मैं ये शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। चलो, ये 3 क्राइटेरिया में पास हो गए। कंपनी अच्छी खासी बड़ी है तो मार्केट कैप अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है कंपनी का 50 रुपये, यानी कि बहुत अच्छा ईपीएस है, वेरस पी कंपैरिजन में भी पास हो गया। तो चलो, ये 3 क्राइटेरिया में तो पास हो गया। तो अभी 4th क्राइटेरिया है प्राइस। तो अभी मैं ये देखूंगा कि कंपनी की प्राइस क्या है, शेयर प्राइस क्या है। तो शेयर प्राइस है 1785, यानी कि अच्छी खासी शेयर प्राइस है। अगर शेयर प्राइस 2, 5, 4 रुपये हो गए तो मैं डरूंगा थोड़ा, क्योंकि अगर किसी ऑपरेटर ने एंट्री कर ली, मैंने 4 रुपये का खरीदा और उसने 2 रुपये पे ड्रैग कर दिया, तो मेरा 50% कैपिटल लॉस हो जाएगा। हाँ, इजीली वहाँ पे कैपिटल लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं पेनी स्टॉक्स में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सिक्योर हूँ, क्योंकि 1800 का शेयर है, ऑलमोस्ट 1800 का है। तो यहाँ पे 1800 से 900 तक आने के लिए उसे बहुत मेहनत लगेगी, एकदम से तो गिर नहीं जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कैपिटल जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो कंपैरेटिवली सेफ है इस शेयर में। ओके, तो इसलिए मैं प्राइस देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं है प्राइस का। बट मुझे बस इतना ही देखना होता है कि पेनी शेयर ना हो। पेनी शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है और मैं रिस्क ज़्यादा लेता नहीं हूँ। ओके, मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, प्रॉफिट मिले या ना मिले वो बात की बात है, बट मेरा जो कैपिटल मैंने डाला है वो सेफ होना चाहिए पहले।
तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं, एंड दैट इज डेट। डेट यानी कि क्या? कर्जा। तो कंपनी पर कितना कर्जा है, तो ये देखने के लिए मैं जाऊंगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यही होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कर्जा जो लिया होता है या दूर तक जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला कर्जा होता है उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहते हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 143 करोड़ है, ऑलमोस्ट 143 करोड़ है। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा 143 करोड़ ज़्यादा है कम है? ओके, तो इस 143 करोड़ को मैं किससे कंपेयर करूंगा? तो मैं इस 143 करोड़ को कंपेयर करूंगा शेयर होल्डर फंड से। ओके, कि शेयर होल्डर फंड्स कितना है कंपनी के पास। अगर कंपनी लिक्विडेट कर दी, कंपनी सारी बेच दी, मैंने आज ही पूरी बेच दी, तो मुझे इतना पैसा तो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो ये सारा पैसा शेयर होल्डर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जितने शेयर्स हैं उनके पास उसके हिसाब से। ओके, तो शेयर होल्डर फंड्स है इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 986 करोड़, और उसके कंपेयर में डेट देखा तो डेट है उसका ऑलमोस्ट 143 करोड़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 15% का डेट है कंपनी पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15% डेट इज ओके, कुछ ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इट्स ओके वाला डेट है। तो चलो, मैं ये आपको समझ गया होगा कि डेट कैसे कंपेयर करते हैं, डेट को शेयर होल्डर फंड के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कितना परसेंटेज में है। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि डेट शेयर होल्डर फंड से 50% आगे ना हो। अगर यहाँ पर मेरा शेयर होल्डर फंड्स मुझे दिख रहा है इट्स ऑलमोस्ट 986 करोड़, तो मैं ये देखूंगा कि 500 करोड़ के आगे मेरा डेट, कंपनी का डेट ना हो। अगर 500 करोड़ के आगे डेट रहा कंपनी का, तो मैं इस कंपनी को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है और बुरे समय में डेट ही कंपनी को पूरा डुबा देता है। तो डेट जितना कम हो उतना बढ़िया, डेट उतना ज़्यादा हो उतना रिस्की। बट कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप कंपेयर करोगे तो बैंकिंग सेक्टर में यूजुअली डेट ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो बोरो कर दी है, कंपनी यानी कि बैंक बोरो कर दिया और फिर लैंड कर दिए, तो ये उनका बिजनेस मॉडल ही है। तो कुछ कंपनी का एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से होता है, बट यूजुअली ये बैंक और एनबीएफसी का ही होता है जो लेंडिंग, उनका डेप्थ नॉर्मली ज़्यादा ही होता है। ओके, तो चलो आपको एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये डेट वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग वाला। तो जैसे मैंने आपको बताया शेयर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखना और प्रमोटर की प्लेज शेयर होल्डिंग देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रमोटर यानी कि जो कंपनी शुरू कर रहा है, अगर वो कंपनी में बहुत सा माल उठा के बैठा है तो इट मीन्स कि कंपनी में प्रमोटर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कंपनी आके बहुत बढ़िया काम करने वाली है, तो वो बेचेगा नहीं, ना ही वो प्लेज करेगा। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि आप पॉजिटिव कह सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी होती है। बट अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स की बैंक को 40% मेंटेन करना होता है, 40% प्रमोटर होल्डिंग ही मेंटेन करनी होती है, और नॉर्मली जो कंपनीज होती है उनकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए। ये सेबी के रूल्स हैं। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑलमोस्ट 85 या 90% प्रमोटर होल्डिंग होगी, ऐसे नहीं होता है। 75% फॉर अदर कंपनीज एंड वेरएस 40% फॉर बैंक कंपलसरी होता है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 44% इज ओके, डिसेंट है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। वेरएस पब्लिक शेयर होल्डिंग में 55% है, उसमें भी पब्लिक में एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स या एफपीआईज, उनकी 13% है, यानी कि बहुत बढ़िया है। मतलब एफपीआईज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एफपीआई बहुत ही कीनली उसे कंपनी को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके फिर ही इन्वेस्ट करते हैं एफपीआईज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफपीआईज की जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना बढ़िया होता है। ओके, वेरएस डीआईज यानी कि लोकल या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको बताया राकेश झुनझुनवाला, केडिया या बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कितना इंटरेस्टेड है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 7% है, ऑलमोस्ट 6.5% है, तो बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग है। डीआईएस की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस की बहुत अच्छी होल्डिंग है, वेरस प्रमोटर की भी बहुत बढ़िया होल्डिंग है। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन होता है? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल हम लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हें एनआईएस कहते हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। वेरस में प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग देखें तो वो यहाँ पे 0 है। यूजुअली अवॉइड कीजिए उस कंपनी को जिस कंपनी में प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिग्निफाई करता है कि प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करके पैसा उठा रहा है, थोड़ा सा एक निगेटिव सिग्नल आता है।
तो यूजुअली मैं इन कंपनीज को अवॉइड कर देता हूँ, जिसमें प्लेजिंग हो या डेब्ट ज़्यादा हो तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। बाकी फिर प्रॉफिट कितना भी कमा रही हो, कुछ भी कर रही हो, बट ये दो फैक्टर में अगर पास नहीं होती तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कंपनी को। ओके, तो चलो, तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो मैं बेसिक कंसेप्ट थे जो मैं यूज़ करके शेयर को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। बट ये बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि मुझे मैनेजमेंट एनालिसिस करना है, बिजनेस एनालिसिस करना है, बिजनेस मॉडल देखना है, रेवेन्यू देखना है, उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको करने में एटलीस्ट 1 महीना तो निकल ही जाता है। एक कंपनी का एनालिसिस पूरा करने में एटलीस्ट 1 महीना निकल ही जाता है पूरा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपकी शेयर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। फिर आगे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, बिजनेस को एनालाइज कैसे करते हैं, उनकी इनकम सोर्स कैसे देखना है, बैलेंस शीट रीड कैसे करना है। ओके, सो चलो अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ वी हैव शॉर्टलिस्टेड आवर शेयर्स एंड नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजमेंट एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। तो चलो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में विथ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। चलो गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।